हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन, जो हमारा 11th क्लास के सिलेबस का 7th चैप्टर है उसके बारे में। इस क्लास में या इस सेशन में हम लोग इस पूरे चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सभी को सीखेंगे। और ये वीडियो हमारा एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन होने वाला है इस चैप्टर को लेकर के। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, और लाइक शेयर तो आप करते ही हैं, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो कहानी जो हमारी शुरू होती है वो शुरू होती है रिजिड बॉडी से। किससे शुरू होती है? रिजिड बॉडी से। अब आपको फटाफट मेरी बातें सुननी है, क्योंकि मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बोल रहा हूँ इस लेक्चर में, इस सेशन में। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस बॉडी के अंदर, अगर कोई बॉडी के अंदर देखा जाए दो पॉइंट्स है ए और बी, ये पॉइंट्स ड्यूरिंग द मोशन, इन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस डी है वो चेंज नहीं होता है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है। अब रिजिड बॉडी आइडियली तो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये कॉम्पेरेटिव टर्म है। जैसे मान लीजिए हम वुड का एग्जाम्पल या वुड का कंपेयर कर दें आयरन से, तो आयरन रिजिड हो जाएगा, वुड कम रिजिड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। अब बात आती है कि मोशन कैसा होता है रिजिड बॉडी के पास। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के पास जो मोशन होता है वो मोशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो सबसे पहला हो सकता है ट्रांसलेशनल। अब ये वर्ड्स बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ट्रांसलेशनल का मतलब लीनियर। अब ये लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब कि अभी आगे हम आपको समझा देंगे। फिर इसके बाद आता है रोटेशन। क्या आता है? रोटेशनल। एंड द लास्ट वन इज टी प्लस आर, जिसको बोलते हैं कंबाइंड। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड मोशन। ठीक है। तो रिजिड बॉडी के पास ये तीनों मोशन हो सकता है। आइदर वो क्या करेगी? ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, या रोटेशनल करेगी, या फिर कंबाइंड करेगी। तो उसके पास दोनों मोशन होता है। रिजिड बॉडी के पास दोनों मोशन होता है। अब यहां पर हमको समझना है कि ट्रांसलेशनल कब कहेंगे, रोटेशनल कब कहेंगे, कंबाइंड कब कहेंगे। तो आइए एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बॉडी है, इंक्लाइंड प्लेन से ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ दो तीन पॉइंट्स पे हम क्लिक करेंगे। तो अगर ये V से गिर रहा है तो ये भी कितने से गिर रहा होगा? V से। ये भी कितने से गिर रहा होगा? V से। यानी जब मोशन करते वक्त बॉडी का हर एक पार्टिकल सेम रफ्तार से मूव करता है तो उसको हम ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आई बात? और मान लीजिए कोई ये है और इसके अबाउट ये पत्थर हमने बांध दिया और ये पत्थर ऐसे घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर कोई पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो इस मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ठीक है। अच्छा, अब होती है रोलिंग, एक होती है रोलिंग। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, ये आगे बढ़ रहा है कितने से? V से। तो हर एक पार्टिकल V से आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दो पार्टिकल्स को हम दिखा देते हैं। ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं, अगर ये घूम रहा होगा तो ये पार्टिकल्स देखो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। कौन से मोशन कर रहे होंगे? ये सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो हालांकि ये सभी आगे बढ़ रहे हैं कितने से? ये A है, ये B है, तो ये B से, और ये कितने से? A से। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? रोलिंग भी हो रही है। रोलिंग का मतलब यहाँ पे घूम भी रहा है और चल भी रहा है। जैसे साइकिल हमारा होता है, जब हम पैडल लगाते हैं साइकिल में तो हम क्या करते हैं? साइकिल के पहिए को घुमाते हैं और पहिया आगे चलता है। तो रोलिंग प्लस ट्रांसलेशनल दोनों हो रहा है। तो इसमें दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो हर एक पॉइंट बॉडी का सेम रफ्तार से मूव करता है। अगर हम रोटेशन का बात करें तो हर एक पॉइंट इसमें क्या करता है? एक सर्कुलर मोशन करता है। क्या करता है बेटा? सर्कुलर मोशन करता है। इसी वजह से सर्कुलर मोशन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें एप्लीकेबल हो जाती हैं। और ये है कंबाइंड मोशन। तो कंबाइंड मोशन में जो हमको पढ़ना है वो क्या है? रोलिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको बच्चों? रोलिंग पढ़ना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आइए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो होगा, आई होप, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर हमने देख लिया रिजिड बॉडी, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, और अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जिनको आपको समझनी चाहिए। एक होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर आप रिजिड बॉडी को ध्यान से देखें, कोई भी बॉडी है उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। तो द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स is known as
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे इसको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिसिस्टों ने एक नया दिमाग लगाया कि इस सारे पार्टिकल्स के मोशन को समझना तो इतना आसान है नहीं, तो क्यों ना बॉडी को देखा जाए कि बॉडी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ड्यूरिंग द मोशन सारी चीज़ों के होते हुए भी वो चीज़ जो है वो खास मोशन करे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो उसके लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया, या जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास जो है ये निकाला कैसे जाता है, तो अगर हम बात करें फॉर्मूले का, तो सेंटर ऑफ मास आर वेक्टर, यहाँ सेंटर ये निकालने का फॉर्मूला है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश डैश कहाँ तक mn rn वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मास। तो m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश कहाँ तक, mn तक। ये हो गया। अब ये देखो r सेंटर ऑफ मास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं x सेंटर ऑफ मास i कैप, y सेंटर ऑफ मास j कैप प्लस z सेंटर ऑफ मास k कैप। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, ताकि आपको जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन के उसकी वजह से हम बना रहे हैं, x1 वेक्टर नहीं रहेगा प्लस m2 x2 डैश डैश कहाँ तक, mn xn और डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है। इसी तरीके से y भी हम लिख लेंगे, y कितना हो जाएगा, n लिखिए सर, यहाँ पर z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, टू z2, और ये कहाँ तक हो गया, mn zn, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m टोटल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये होता है फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, किसके लिए है, फॉर डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स जब होंगे तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मतलब मान लीजिए ऐसे कोई ट्राइंगल हो गया, इन पर ये मासेस ऐसे ऐसे रख दिए गए हैं, ऐसे है। अब सेंटर ऑफ मास जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो मास पर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, जो फोर्स इनके बीच लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और एक्सिस से कितनी दूर है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमको जाननी है, वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, ठीक है। तो ये आप देख लें, फॉर वो इंटीग्रेशन से आता है, फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए आर सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है आर, और यहाँ पर हो जाएगा dm। ये इंटीग्रेशन से हम निकाल लेते हैं, प्रॉपर इंटीग्रेट कर करके हम इन चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में जैसा कि हम जानते हैं, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश डैश कहाँ तक, mn rn तक, और यहाँ पर हमने टोटल मास रख दिया m। इसका अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा m r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 mn rn, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d, m बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है r सेंटर ऑफ मास अपॉन dt, यहाँ हो जाएगा m1 r1 डायरेक्ट mn लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, mv सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डैश डैश कहाँ तक, mn vn तक, और अपॉन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, टोटल मास तो इधर रहे तो काहे का कुछ होने वाला है। तो v सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालना चाहें तो वो क्या निकल के आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, दो के लिए, बाकी n के लिए आप समझ लीजिएगा m1 प्लस m2। एक फार्मूला बन गया। इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करें, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसको कर रहे हैं भैया, तो इक्वेशन थर्ड को किसको कर रहे हैं,
थर्ड नहीं, सेकंड को कर रहे हैं क्या सर? थर्ड को करेंगे तो ये देखो क्या है, v है, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 डैश डैश कहाँ तक, mn an तक। और यहाँ से अगर a सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो क्या बन जाएगा, m1 a1 दो के लिए लिख रहे हैं, m2 a2 अपॉन टोटल मास। तो इसको ऐसे लिख दीजिए सर। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं एफ नेट। क्या बोल देंगे इसको, एफ सेंटर ऑफ मास बोल देंगे या एफ नेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एफ नेट। तो एफ नेट किसके बराबर होगा, तो इस सभी फोर्सेस को जोड़ेगा, सभी को जोड़ेगा मतलब इंटरनल को जोड़ेगा प्लस एक्सटर्नल को जोड़ेगा। अब जाहिर सी बात है जो इंटरनल फोर्सेस होंगे, मान लीजिए कोई डब्बे में चॉकलेट रखा हुआ है, तो सारे चॉकलेट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो सारे एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि दुकानदार जहाँ डब्बा रख के जाता है और वो डब्बा अगले दिन किसी और कोने में मिलता है उसको, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंटरनल फोर्सेस क्या हैं, ज़ीरो हैं। जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन रखा हुआ है हल्दीराम का, है ना, सारे गुलाब जामुन एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, मगर गुलाब जामुन का डब्बा चलने तो नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स ज़ीरो है। तो जो बचता है वो क्या होता है, तो जो बचता है वो होता है एफ नेट जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल के। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लीनियर मोमेंटम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएं तो ये होता है, ठीक। तो इसको इन दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, अभी लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप फटाफट इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। ला 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 ला। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा T, और यहाँ पर जैसे ज़ीरो कर दी, ज़ीरो का मतलब F एक्सटर्नल हमने क्या ले लिया, ज़ीरो, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा P जो होगा वो ज़ीरो होगा। इसका मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगने वाला ज़ीरो हो जाता है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज थे किससे रिलेटेड, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जो है उसको हमने आपको पढ़ा दिया है, तो अब हम डायरेक्ट बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन की, ठीक है। चलिए, जितने भी क्रक्स पॉइंट हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत सटीक चीज़ चल रही है। तो यहाँ हम बात करेंगे अब काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन। अब देखो रोटेशन में कुछ चीज़ें काम की हैं जिनको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बड़ी सी बॉडी है जो ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर मैं दो पार्टिकल ले रहा हूँ, एक पार्टी के लिए और एक पार्टी के लिए। अगर आप इनको देखें तो ये अलग अलग सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहे हैं। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, ये a है, ये b है। तो यहाँ पर देखें सर्कुलर मोशन वाली सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए फटाफट। थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं। ओमेगा को क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलेंगे। और ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर स्क्वायर है, सॉरी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में तो ये हो जाएगा dt, ठीक। इसके बाद क्या होता है अल्फा, अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की टर्म में बात करें तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। अगर चेन रूल का यूज़ करें तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा। तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, इसको ज़रा चेंज करते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी टी। तो ये बन गया कितना, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये सारे हमारे फॉर्मूले हो गए जिनको आपको याद करना है। और देखो यहाँ पर एक रिलेशन होता है सर्कुलर मोशन के लिए, तो ये हो जाता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ क्योंकि अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। जी हाँ, सही है।
ये आर, ये हमारा कहाँ से आया, सर्कुलर मोशन से आया, जो हम लोगों ने पढ़ा था आर ओमेगा, याद है चैप्टर 4 में, कहाँ पढ़ा था चैप्टर 4 में, ये वहाँ से आया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। अब देखो यहाँ पर अगर अल्फ़ा कांस्टेंट रहे, फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमारे कुछ फॉर्मूले बनेंगे, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, इसको तुम याद करो किससे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। जो जो चीज़ें यहाँ हैं वो चीज़ें एंगुलर वाले में आ जाएंगी। तो ये पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी का स्क्वायर, इसको आप याद करो किससे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तीसरा फार्मूला ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, इसको आप याद करोगे किससे, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2a s से। ठीक है, तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब हम बात करेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का, पर उससे पहले यहाँ पर अगर मान लीजिए अल्फ़ा कांस्टेंट ना हो तब, हाँ ये बात सही है, इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट कांस्टेंट तब क्या होगा, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, जब अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं होगा तो हमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, यहाँ से इंटीग्रेशन में आप ले लीजिएगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। ऐसे ही बाकी रिलेशंस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग उस पर चलते हैं जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते थे। तो अगला टॉपिक है हमारा टॉर्क। टॉर्क को बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स भी, दूसरा नाम इसका क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क के लिए क्या है, देखिए मान लेते हैं ये कोई एक्सिस है, ओके, ये कोई हमारा एक्सिस है और यहाँ से आर वेक्टर है और यहाँ से कोई फोर्स ऐसे लग रहा है एफ, इसको आगे बढ़ा दिए तो ये एंगल हो गया थीटा, ये इस तरफ है, इसको ज़रा ऐसे कर देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक है, तो देखें ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये बोलता है टॉर्क जो होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। ठीक है, आर परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि जिस एक्सिस के अबाउट ये घूमना चाह रहा है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कभी आप देखे होंगे डोर को जब आप क्लोज करते होंगे, मान लीजिए कोई खिड़की का वो है और ये इसके अबाउट ऐसे घूमते रहता है, यस और नो, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। जैसे मान लीजिए मैं इसी को घुमाना चाहूँ, ये हो गया हमारा एक्सिस और ये इसको हम घुमाना चाह रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या है, ये बोलता है कि ये जो डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये हो गया एफ और यहाँ से एक्सिस की दूरी आर। तो हमेशा आर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर टॉर्क जब हम लिखने जाएंगे तो होगा आर एफ साइन थीटा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो ना, ये कंपोनेंट आएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, तो बनेगा आर साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस फोर्स पर, तो वो होगा एफ साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये मैक्सिमम कब होता है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब, और कितना होगा एफ, यानी साइन कितने की वैल्यू हो गई 90 डिग्री 1, यानी जब आर और एफ के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा तभी हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम भी होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कह लो या मोमेंट ऑफ मोमेंटम कह लो, इसका दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम आप जो कह लीजिए। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होते हैं। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को अगर आप देखना चाहें तो इसको हम एल वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये भी होता है आर परपेंडिकुलर इंटू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे ही इसको लिखेंगे तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड के लिए मैंने लिखा है, तो ये हो जाएगा आर पी, इसको हम लिख सकते हैं आर एम वी, क्योंकि पी की फार्मूला क्या होता है, एम वी होता है। जब वेक्टर में लिखोगे इसको तो ये हो जाता है, देखो एम आर क्रॉस वी वेक्टर, ये हो जाता है ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसका एसआई यूनिट देखने जाओगे तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा।
इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा मीटर, और इसका कितना होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आप अपने से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो बातें आती हैं वो आती हैं अगर हम क्या करें, लीनियर मोमेंटम को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, क्या करें, लीनियर मोमेंटम को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, dl अपॉन dt अगर हम करें तो देखो क्या होगा, m बाहर आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dv अपॉन dt। तो इससे हमको क्या मिलेगा, m r, और ये मिल गया a। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, ये हो गया ma को बोलते हैं फोर्स, तो ये हो गया r क्रॉस f, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस था ऐसे कर दिया हमने। तो ये r क्रॉस f हमको देता क्या है, तो ये हमको देता है टॉर्क, क्या देता है, टॉर्क देता है। और ये किसके जैसा आया, तो ये dl अपॉन dt। यहाँ पर ये जो टॉर्क है बेटा, ये टॉर्क दो चीज़ों का सम होता है, किसका किसका, तो ये सम होता है टॉर्क जो नेट आएगा, ये सम होता है किसका किसका, टॉर्क इंटरनल प्लस टॉर्क एक्सटर्नल। तो सिंस टॉर्क इंटरनल क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था ज़ीरो होता था। तो टाउ नेक्स्ट नेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल के बराबर। अब यहाँ से हमारा सिस्टम बनेगा, ये इसके बराबर है, तो अब हम यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फटाफट आप इनको नोट करें ताकि हम उन चीज़ों के बारे में बात कर लें। अगर आपको रफ्तार तेज़ लग रही हो तो आप इसको स्लो स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इनका जो भी नोट करने वाली चीज़ थी आपने नोट कर ली है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही हम रखेंगे टॉर्क एक्सटर्नल ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि कितना होता था, टी एक्सटर्नल बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा ना। तो इसको ज़ीरो के बराबर कर दो, ज़ीरो के बराबर करोगे तो डेल्टा एल वेक्टर ज़ीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना, ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नीट में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। एक फार्मूला और होता है एंगुलर मोमेंटम का, एक तो फार्मूला होता है हमारा एम आर वी साइन थीटा, दूसरा होता है हमारा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जो हम लोग आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तब ये आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इनको याद रखें। ठीक है, आगे हम और बातों पे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कब ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, जब टॉर्क एक्सटर्नल लगने वाला ज़ीरो होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम देखो बेटा, अगर हम पूरा इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल, केमिकल और एक होता है थर्मल। तो केमिकल मतलब ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। थर्मल का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, साथ ही साथ नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमको यही वाला पढ़ना है फिलहाल, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रिजिड बॉडी, तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब सिग्मा ऑल फोर्सेस का सम क्या हो, ज़ीरो हो जाए। दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा सभी टॉर्क का जो सम है वो ज़ीरो हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा हो। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन घूम रहा है, चल नहीं रहा है, क्योंकि कमरा आपका एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं रहा है, जो आपका रूम है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है, इसका मतलब फ़ैन अपनी जगह ही घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ैन के पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। पर यहाँ पर अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सॉरी फॉर दैट, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि वो जो है नेट फोर्स भी ज़ीरो होगा और नेट टॉर्क भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप थोड़ा सा, हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हमने आपको बताया था कि जो ये फोर्स का नेट है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये अपने आप में तीन चीज़ों को लेकर रखता है ना,
ये होता है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए और सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0। किसी भी एक्सिस के अबाउट फोर्स का सम 0 होना ही चाहिए। फिर उसी तरीके से सिग्मा टॉर्क जो है यानी नेट टॉर्क, तो वो भी कैसा होगा, ये भी 0 होना चाहिए। तो इनमें 3 चीज़ें होती हैं, जैसे एक्स के अबाउट लगने वाला टॉर्क 0, वाई के अबाउट लगने वाला टॉर्क 0, ठीक है, और इसी तरीके से z के अबाउट लगने वाला टॉर्क 0। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो समझ लीजिए कि हमारा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इससे पहले शायद हम लोगों को चर्चा करना था, चलिए ठीक है बात कर लेते हैं। एक होता है कपल, ठीक है। तो कपल को समझ लें, मान लीजिए कोई ढक्कन हमको ऐसे खोलना है, तो एक फोर्स हम इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को ही खोलना हो, इस मार्कर को खोलने के लिए हम ऐसे करेंगे ना, तो देख रहे हैं आप 2 जगह मैंने कांटेक्ट किया है, तो इन दोनों जगह से हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए नेट फोर्स कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए नेट फोर्स तो 0 है सर, लेकिन क्या ये बॉडी रोटेट कर रही है? बिल्कुल, ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है यानी रोटेट कर रही है, तो नेट टॉर्क इसका कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस हालात में अगर किसी बॉडी पर 2 सेम अमाउंट के फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं तो वो बॉडी घूमेगी ना कि चलेगी, ठीक है। इस केस में नेट फोर्स 0 होता है यानी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कतई नहीं होती। तो ये हमारा था कपल की कहानी। फिर इसके बाद बात आती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अगर आप देखें तो ये कहता है, इसमें मेनली जो टर्म आता है वो आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक थिन रॉड है, मासलेस है, इसको हमने एक फलक्रम के अबाउट फिक्स कर दिया और ये इसके अबाउट टच ऐसे ऊपर नीचे करते रहता है। जैसा प्लेग्राउंड में, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड में आपने देखा होगा, सीसॉ एक होता है जिसपे बच्चा बैठता है और वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। यहाँ पर ये फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं F1 है, यहाँ पर ये फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं F2 है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी D1 और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी D2 है, ठीक है। तो D1 D2 को बोला जाता है क्या कहते हैं, आर्म इनको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या है यहाँ पर? मैकेनिकल एडवांटेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज को अगर आप देखने जाएं तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो रेशियो होता है किसका किसका? लोड अपॉन एफर्ट का, लोड अपॉन एफर्ट। अगर आप इसको दूसरे भाषा में बोलना चाहें तो ये होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। जाहिर सी बात है ये एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होगा नहीं, डायमेंशन होगा नहीं, फोर्स बाई फोर्स का मुद्दा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। F1 बाई F2 यहाँ पे देखा गया है कि एक अच्छी मशीन के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर हम पुली मास सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? पुली मास सिस्टम, तो इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाता है बेटा? 1 हो जाता है। ये अक्सर पूछा गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो पहले आप इतना नोट करें, उससे पहले एक टॉपिक हमारा है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इससे पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया करें, पहले हम करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। तो आइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कर लेते हैं। आप बीच बीच में नोट करते रहेंगे, स्क्रीन पॉज करके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जानते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चा कंफ्यूज होता है वो होता है सेंटर ऑफ मास से। किससे होता है? सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने आप में वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट उस बॉडी का पूरा मास क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो दूसरी चीज़ है। ये बताती है कि किसी भी बॉडी के अंदर वो पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क 0 हो, यानी mg की वजह से लगने वाला टॉर्क 0 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। मान लेते हैं ये हमारी कोई बॉडी, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पर टॉर्क ड्यू टू mg क्या है? 0 है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है ये। फिर इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं फटाफट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जैसे जो काम मास करता है हमारा कहाँ पर? ट्रांसलेशनल मोशन में या लीनियर मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर करता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जनरली आई से डिनोट किया जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mr², ठीक है। किसके लिए? फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स। किसके लिए? फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स। जैसे मान लेते हैं ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स हों, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये एक्सिस हो गई,
और इसके अबाउट ये सब घूम रहे हों, एम एम एम, तो पूछता है ये कितना होगा, कितनी दूर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो 1 2 3 पार्टिकल्स हैं तो हम 1 बार 2 बार 3 बार लिख देंगे। अगर ढेर सारे होंगे तो क्या लिखेंगे, ढेर सारे होंगे तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर और mn rn का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हमारा सिस्टम। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है डिपेंड्स किन किन चीज़ों पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर लेंगे। ये डिपेंड करता है हमारा मास ऑफ द बॉडी, पहला हो गया मास, फिर दूसरा हो गया ओरिएंटेशन पर, मास, शेप एंड साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मास, शेप एंड साइज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक, और क्या कहते हैं, पोजीशन, ओरिएंटेशन, इन सभी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, इसी से रिलेटेड टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका डेफिनेशन तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा पर समझा दूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन को बच्चों के से डिनोट किया गया है, यहाँ पर सॉरी के स्क्वायर हो गया है, के से डिनोट किया गया। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहता है समझिएगा। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस है और ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का जितना भी मास है तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मान लेते हैं mr स्क्वायर है, कितना है mr स्क्वायर। कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट ही घूमेगी तो उसी एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए एक्सिस बहुत ज़रूरी है, एक्सिस के अबाउट ये घूम ही नहीं सकता। और ट्रांसलेशनल के लिए वो जो हमारा मुद्दा था वो है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर रोटेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो रोटेशन से होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नया है, बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन वो पॉइंट होता है, वो कहता है कि अगर इस पूरे बॉडी का मास m मान लें और वो m कैसा हो, पॉइंट मास हो, तो वो पॉइंट मास, तो वो क्या कहता है, रेडियस ऑफ गायरेशन कहता है कि अगर हम इसको पॉइंट मास मान लें पूरे m को, और जो एक्सिस से दूरी होगी इसकी तो उसको हम k कह दें, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा i, ठीक है, तो इसका i कैसा लिखेगा, वो लिखेगा m k का स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को इक्वेट करके हम k निकाल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो यूनिट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ये, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। तो ये सारी चीज़ें आप फटाफट नोट कर लीजिए इनको। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट शेप की वजह से, जिसमें हमारे अलग अलग शेप्स की वजह से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं यहाँ पर फोटो शेयर कर दूंगा उसका, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसे है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे, दो एक्सिस थ्योरम होते हैं काफ़ी लंबा बोल दिया, एक्सिस थ्योरम, ये क्या था सर, एक्सिस थ्योरम होते हैं। बहुत तेज़ बोलने पर ना कभी कभी पागलों की तरह आवाज़ निकल आती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को सबसे पहले देख लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इससे, ओके, और एक एक्सिस कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, एक एक्सिस कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी d हो गई, इसका बॉडी का मास m हो गया, तो इसके अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास का हो गया। तो कहेगा ये जो है हमारा I कैसा होगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, यही होता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देख लीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, पूछता है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या है, 3 एक्सिस होती हैं हमारी, मान लेते हैं ऐसे एक्सिस हमारी हो गई, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है x का मतलब वो x डायरेक्शन में है, y का मतलब y का और z का मतलब z का। तो जो z का होगा वो क्या होगा, ix प्लस iy के बराबर होगा, यही हमारा होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम्स इस बार तो CBSE के सिलेबस से निकल गया है, पर हो सकता है फिर आगे वापस आ जाए, तो इनको आप फटाफट नोट कर लें। फिर हम बात करेंगे जो अपना पुराना टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन का, ठीक है। इनके डायनेमिक्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आइए,
डायनेमिक्स में बात करने से अच्छा है कंपैरिजन वाली बात कर रहे हैं ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कंपैरिजन वाला बात कर लेते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशन, दोनों के बीच में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इधर ले लेते हैं ट्रांसलेशन और इधर ले लेते हैं रोटेशन। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें, मार्कस इतना सारा मैं ले लिया हूँ ना, हाथी भर गया मेरा। सबसे पहला मास के लिए, मास के लिए m, तो यहाँ पर वो काम क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से दिखाते हैं। दूसरा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है x या r जो भी होता है, और यहाँ पर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है थीटा। यहाँ पर v होता है तो यहाँ पर ओमेगा होता है, यहाँ पर u होता है तो यहाँ पर ओमेगा नॉट होता है, यहाँ पर अगर a होता है एक्सेलरेशन तो यहाँ पर अल्फ़ा होता है। ठीक, 4 5 6, यहाँ पर f इज़ इक्वल टू एम ए होता है तो यहाँ पर टाउ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, मास की जगह ये आ गया और अल्फ़ा ए की जगह आ गया। 7th, यहाँ पर अगर p इज़ इक्वल टू होता है एम वी तो यहाँ पर l इज़ इक्वल टू होता है आई ओमेगा, एक और होता है एम आर वी साइन थीटा, याद रहे। यहाँ पर होता है वर्क डन इज़ इक्वल टू एफ डी आर, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्क डन इज़ इक्वल टू टाउ डी थीटा। ठीक, यहाँ पर पावर इज़ इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एफ वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम और साथ में पावर के लिए हो जाएगा फोर्स की जगह टाउ और वी की जगह ओमेगा। टाउ का फार्मूला रखो आई अल्फ़ा ओमेगा, एक और फार्मूला बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है होती है। काइनेटिक एनर्जी 10th वाला हो गया। यहाँ पर के टी का मतलब वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, के रोटेशनल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारा कंपैरिजन है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी चीज़ नहीं मालूम है तो ये वाली चीज़ अगर मालूम है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन सभी चीज़ों में। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, वो बचा है प्योर रोलिंग या रोलिंग का कॉन्सेप्ट। तो आप इनको नोट कर लीजिए ताकि हम आपको रोलिंग का कॉन्सेप्ट समझा दें। ओके, चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं रोलिंग के बारे में। तो रोलिंग में देखो क्या होता है, बहुत ही मज़ेदार फिनोमेना है रोलिंग। बिना इसके तो हमारी लाइफ में मतलब कोई भी चीज़ होना पॉसिबल ही नहीं है। रोलिंग में देखिए होता क्या है कि ये कोई सरफेस है और ये पहिया जो है घूम रहा है, तो यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है वी सेंटर ऑफ मास। ओके, और ये पहिया ऐसे घूम रहा है किससे, ओमेगा से। तो इसको बोलते हैं पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये पॉइंट ये बोलता है ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पर रोलिंग जो है क्या है, रोलिंग ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों का सम है। इसको बोलते हैं कंबाइंड मोशन। क्या बोलते हैं, कंबाइंड मोशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये कहेगा कि इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ आपको मिलेगा वी सेंटर ऑफ मास और इस तरफ अगर आप देखें तो आपको मिलेगा आर ओमेगा। अब ये कहाँ से आया रे बाबा, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर वी से भाग रही है ऐसे, ठीक है, तो हमने रिलेशन लिया था ना वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, या रेडियस पर हो तो वहीं से आया है ये। ठीक है, तो देखें ये हो गया। तो ये जो चीज़ है हमारी ऐसे बन जाएगी वी सेंटर ऑफ मास और इधर बन जाएगा आर ओमेगा। तो फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, इसी का दूसरा नाम है विदाउट स्लिपिंग। क्या बोलते हैं इसको, विदाउट स्लिपिंग। ध्यान रहे, ये सब टर्मिनोलॉजी है जो क्वेश्चन में पूछता है। तो क्या होना चाहिए, वी सेंटर ऑफ मास को बराबर होना चाहिए आर ओमेगा के। अगर ऐसा है तो वो बिना स्लिपिंग के आगे बढ़ेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, प्योर रोलिंग कर रहा है। लेकिन किंतु परंतु बच्चों, अगर केस फर्स्ट, अगर वी सेंटर ऑफ मास ग्रेटर हो जाए आर ओमेगा से, इसका मतलब क्या है कि घूमेगा कम, चलेगा ज़्यादा।
जैसे आप साइकिल को ड्रिफ्ट कराते हो, कार्स की ड्रिफ्टिंग होती है ना, ब्रेक लगाने से आप साइकिल का घूमने वाला मोशन रोकते हो, पर जो आपने काइनेटिक एनर्जी गेन किया है भागते भागते वो तो नहीं रुक गया ना। तो उससे क्या होता है कि आप मूव करते हो, स्किड करती है साइकिल, तो ये होती है फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लिपिंग। ओके, फिर इसके बाद दूसरा टर्म आता है जिसमें v सेंटर ऑफ मास लेस देन r ओमेगा होता है। तो इसमें क्या है? घूमेगा ज़्यादा, चलेगा कम। जैसे देखना कभी कीचड़ में फंस जाती है कार, तो उसका टायर तो खूब घूमता है, गाड़ी तो पूरा ही पावर लगाती है, लेकिन कार आगे बढ़ती नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर रोटेशन तो हो रहा है लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केसेस हुए। अब यहाँ पर हमको फोकस करना है कि रोलिंग मोशन में और क्या क्या हो सकता है प्योर रोलिंग में, उनको हम देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप फटाफट इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब बारी है हमारे आगे बढ़ने की। चलिए अब बात कर लेते हैं रोलिंग मोशन में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग को अगर आप ऐसे देखें, ठीक है, ये रिवीजन के लिए बहुत तगड़ी वीडियो मैंने बनाई है ताकि सब बच्चों का रिवीजन हो जाए। यहाँ पर मैं एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ, बाद में मैं दूसरे केस की भी बात कर लूँगा। इसको मैंने बोला है ए, इसको बोला है मैंने बी, और इसको बोला है सी, इसको बोला है डी। यहाँ पर कांटेक्ट है, ये हमारा पहिया घूम रहा है इस तरीके से ओमेगा से, ये आगे जा रहा है कितने से? v से। ओके, तो यहाँ 4 पॉइंट्स पे हमको बात करनी है अलग अलग, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो सबसे पहले एट डी, FBD बना मैं समझाऊंगा। एट डी, तो डी की हालत कैसे हैं? इस तरफ देखो v सेंटर ऑफ मास और ये r ओमेगा। अगर प्योर रोलिंग है तो इनको क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। और किसके बराबर होगा ये? v एट टी, यानी d पर वेलोसिटी कितनी होगी? आइदर में से कोई भी एक हो जाएगी। फिर क्या है? एट पॉइंट b पर देखते हैं। b पर देखा जाए तो एक तो इस तरफ v सेंटर ऑफ मास, और दूसरा ये घूमने वाला भी इधर आएगा जिसको बोलेंगे r ओमेगा। तो वेलोसिटी एट b कितना हो जाएगा? 2r ओमेगा कह लो या 2v सेंटर ऑफ मास कह लो। फिर इसके बाद आता है एट पॉइंट, कहाँ पर भाई? तो ए पर। तो ए पर अगर आप देखें तो इस तरफ आपको मिलेगा r ओमेगा, इस तरफ आपको मिलेगा v सेंटर ऑफ मास। तो इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा? दोनों तो बराबर ही हैं रोलिंग में, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा VA। तो VA कितना होगा? वेक्टर सम से यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, दोनों 90 के एंगल पे है, v का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर। तो फाइनली आंसर मिलेगा √2 v सेंटर ऑफ मास या √2 r ओमेगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो लास्ट वाला है यहाँ पर, कहाँ लिख दूँ यार मैं, नीचे स्पेस है नहीं, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। वायर ना यार आज गिराएगा मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये क्या है? एट पॉइंट सी की अगर हालात आप देखें तो इस तरफ मिलेगा आपको r ओमेगा और इस तरफ आपको मिलेगा v सेंटर ऑफ मास। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। तो ये हो गया अपना r ओमेगा रे बाबा, और ये हो गया v सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? इसको बोलेंगे vc। तो vc कितना आ जाएगा? √2। वापस से यही वाला सिचुएशन है। ऐसे इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है टॉप मोस्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो टॉप मोस्ट इसके रिस्पेक्ट में डबल से चलता है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक इसमें सब टर्म इसका आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आप भी जानते हैं। प्योर रोलिंग में दोनों मोशन हो रहा है, तो जो टोटल एनर्जी आएगा वो आएगा के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब हाफ mv स्क्वायर यानी सेंटर ऑफ मास का, और प्लस यहाँ हो जाएगा हाफ
आई ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ से हम निकाल लेंगे जो भी हमारी टोटल एनर्जी है उसको। ठीक है, तो आप इनको नोट करिए। तो इस तरीके से इस पूरे क्लास में बच्चों हम लोगों ने रोटेशनल मोशन की जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी उनको कवर किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर आपको इनसे हेल्प मिला है तो प्लीज़ एक लाइक तो मेरा बनता है, आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दबाकर शेयर करें पूरा। ठीक है, खैर तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।